बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है? देखिए जी, हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग स्टार्ट किया और कल मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्टिंग सीखी। पहले आप उसको दोहरा लें, रिवाइज करें कि मटेरियल का जो फ्लो चार्ट हमने बनाया था वो क्या किस तरह से बनाया था कि मटेरियल अगर स्टॉक के अंदर मौजूद हो, अगर नहीं है तो फिर तो हमने मार्केट प्राइस पे खरीदना है, और अगर स्टॉक के अंदर मौजूद हो तो क्या करते हैं, देखते हैं कि उसका रेगुलर यूज है या नहीं। अगर रेगुलर यूज है तो फिर हम देखते हैं कि जनाब उसको करंट मार्केट प्राइस पे ले लें, और अगर मार्केट में अवेलेबल ना हो तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन लॉस ले लेते हैं। अगर रेगुलर यूज नहीं है तो फिर हम देखते हैं क्या अल्टरनेटिव यूज है। अगर अल्टरनेटिव यूज है तो फिर हम लेते हैं हायर ऑफ नेट कंट्रीब्यूशन लॉस एंड स्क्रैप वैल्यू। और अगर उसका अल्टरनेटिव यूज भी नहीं है तो फिर सीधा सीधा उसकी स्क्रैप वैल्यू या डिस्पोजल कॉस्ट। आज हमने सीखना है लेबर के बारे में, बट मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पहले वो क्वेश्चन करते हैं फिर लेबर के बारे में चलते हैं कि लेबर का रेलिवेंट कॉस्टिंग कैसे फाइंड करते हैं। तो जी, ये क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, डिस्कस कर लेते हैं, अपना सोल्यूशन सामने रखें जो आपने हल किया हुआ है, और अगर आपने हल नहीं किया तो वीडियो स्टॉप करके पहले इसको हल कर लें, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखें कि आपका मैच करता है या नहीं। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है कि आपने रेलिवेंट कॉस्ट फाइंड करनी है मटेरियल की, और कहता है कि वेदर टू एक्सेप्ट एन ऑर्डर एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ईच कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में रीजन भी लिखते हैं कि हम क्यों रेलिवेंट कॉस्ट ये लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जनाब आर लिमिटेड हैज बीन अप्रोच्ड बाय कस्टमर हु वुड लाइक अ स्पेशल जॉब टू बी डन फॉर देम। द जॉब वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल ए बी सी डी। इतना रिक्वायर्ड है और ये इन्वेंट्री के अंदर मौजूद है, और कहता है जी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट जिस वैल्यू पे खरीदा था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब यह है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू, उसको बेच के कितने पैसे मिल सकते हैं, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले तो अगर आप ए के बारे में देखें तो ए तो आपका स्टॉक के अंदर है ही नहीं। जब स्टॉक के अंदर ही नहीं है वो तो सीधी सीधी उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाए। तो अगर हम इसको हल करना स्टार्ट कर दें तो ऊपर हेडिंग देंगे रेलिवेंट कॉस्ट, मटेरियल ए। यहां पर लिख लेते हैं रुपीस। तो आपके पास कितना चाहिए, आपको 1000 चाहिए, और 6 रुपीस के हिसाब से आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6000। क्योंकि ये जो मटेरियल है वो स्टॉक के अंदर है ही नहीं, तो अगर स्टॉक के अंदर नहीं होगा तो फिर तो सीधा सीधा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर उसके बाद आ जाता है मटेरियल बी की बात। अगर हम मटेरियल बी की बात करते हैं तो कहता है जनाब 1000 रिक्वायर्ड है, 600 आपका अवेलेबल है, 400 तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे आएगा। जो मटेरियल है ही नहीं वो तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे आएगा। 400 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस। अब जो मटेरियल है स्टॉक के अंदर उसके बारे में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बताई हुई है। नीचे लिखा हुआ कहता है मटेरियल बी यूज्ड रेगुलरली बाय आर। इफ यूनिट बी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब दे वुड नीड टू बी रिप्लेस्ड। कहता है भाई वो रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते भी हो तो इसकी जगह नया खरीदना पड़ेगा क्योंकि बाकी प्रोडक्शन हो रही है। तो फिर क्या करते हैं, जो 600 आपने को चाहिए वो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ही चाहिए। क्योंकि बात तो कितना आंसर आ गया जनाब, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1000 ही है ना, हाँ जी, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5000 आ गया टोटल। अलग अलग कर लो या एक दफा कर लो। मटेरियल सी कहता है जनाब 1000 चाहिए आपको, 700 अवेलेबल है, 300 तो मार्केट प्राइस पे आएगा वो तो लिख लो, 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस। नीचे लिखा हुआ है मटेरियल सी एंड डी आर इन्वेंट्री इन इन्वेंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ओवर बाइंग।
and they have a restricted use. No other use could be found for material C. कहता है material C का ना और कोई इस्तेमाल है ना उसका रेगुलर यूज है. कहता है बट द यूनिट ऑफ मटेरियल डी कुड बी यूज इन अदर जॉब. लेकिन जो डी है वो उसका अल्टरनेटिव यूज है. हम तो अभी सी देख रहे हैं. तो सी आपके पास जो स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है 700 स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है. अब वो किस वैल्यू पे आ जाएगा? स्क्रैप वैल्यू. ना उसका रेगुलर यूज है ना उसका अल्टरनेटिव यूज है. तो फिर हम क्या करेंगे कि जो 300 होगा 700 सॉरी जो स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है उसको उसकी स्क्रैप वैल्यू पे ले लेंगे जो कि 2.5 है. ओके की बात. तो जनाब कर ले जरा इसको फिर 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 700 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना आ गया जनाब? 2950. 2950 मटेरियल डी. मटेरियल डी पे अगर जाएं तो उसके बारे में उसने लिखा हुआ है कि डी कुड बी यूज्ड इन अनदर जॉब एज सब्स्टिट्यूट ऑफ. कहते हैं 200 आपके पास है और पूरे का पूरा अवेलेबल इन स्टॉक है और उसके बारे में ये कह रहा है कि वो सब्स्टिट्यूट ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ ई. कहते हैं वो ई के 300 यूनिट की जगह इस्तेमाल हो सकता है. विच करंटली कॉस्ट 5 पर यूनिट, जिसकी 5 रुपए कॉस्ट है. ऑफ विच कुड हैज नो इन्वेंट्री एट द मोमेंट. कहता है कि उसकी ई की जो इन्वेंट्री अभी पड़ी भी नहीं हुई. अब इसके मतलब ये हुआ कि हम अल्टरनेटिव यूज है तो हम लेते हैं हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू एंड वैल्यू अल्टरनेटिव यूज. देखिए स्क्रैप वैल्यू इसकी है 6 रुपए. तो 200 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200. और अल्टरनेटिव यूज है कि वो 300 यूनिट की जगह इस्तेमाल हो जाएगा और 1 यूनिट उसका 5 रुपए का है. तो अल्टरनेटिव यूज उसको हो गया 1500. दोबारा सुने. देखिए उसने कहा है कि वो ई के 300 यूनिट की जगह इस्तेमाल हो जाएगा. मतलब जहां पर ई के 300 यूनिट लगते हैं डी के 200 यूनिट में वो काम हो जाएगा. और अगर आप ई खरीदते तो कितने पे खरीदते? 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जो ई की कॉस्ट है. तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1500 का वहां अल्टरनेटिव यूज आ रहा है और स्क्रैप वैल्यू 1200 की आ रही है. तो हमने इसमें से जो हायर हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा हम वो लेंगे. हायर ऑफ 1200 एंड 1500. तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई. चारों मटेरियल हो गए. चले जनाब अगर इसको बस सिंपल प्लस करना है वो आपका आंसर आ जाएगा. आगे चलते हैं. ये तो हमारा मटेरियल के बेसिक क्वेश्चन थे. ये मटेरियल खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रैक्टिस हुई है कि हमने वो फ्लो चार्ट का कैसे इस्तेमाल करना है. अभी हम लेबर और ओवरहेड करते हैं और उसके 1-2 क्वेश्चन भी करते हैं और फिर उसके फर्दर बड़े बड़े क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे. ठीक है. फिर एक मिक्स क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा कि जिसमें लेबर भी इस्तेमाल हो रही होगी, मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा होगा और ओवरहेड भी इस्तेमाल हो रही होगी. ओके होगी बात. चलें जी. सबसे पहले तो आप आए जी लेबर में करता क्या है जी. लेबर जनाब 2 टाइप की होती है. एक वो लोग जिसको आप लोग परमानेंट पे कर रहे हो जिसे आप फिक्स्ड भी कहते हो. एक वो जिसको आप टेम्पोरेरी पे करते हो या जिसको वेरिएबल भी कहते हैं. अब वो जो परमानेंट आपके पास लेबर है चाहे काम करे या काम ना करे हमने उसको पे करना ही करना है. अब हमने देखना है कि जो हमारी परमानेंट काम कर रही है लेबर वो उनके पास एडिशनल टाइम है या नहीं. क्या देखना है? उनके पास एडिशनल टाइम है या नहीं. मतलब फिक्स लेबर के पास आइडल टाइम या एडिशनल टाइम अवेलेबल है या नहीं.
एडिशनल टाइम या आइडल टाइम, मतलब कि क्या वो सारे एंगेज तो नहीं है, काम तो नहीं कर रहे? अगर आपका आंसर है नो, कि उनके पास एडिशनल टाइम नहीं है, बल्कि हम कर लेते हैं यस, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा ना इधर। एडिशनल टाइम है या एडिशनल टाइम नहीं है। अगर एडिशनल टाइम है, पेमेंट तो पहले ही कर रहे हैं, तो इसकी जो रेलिवेंट कॉस्ट आएगी वो नील आएगी। अगर आप किसी को परमानेंट फिक्स्ड पैसे पे करते हो, उससे काम करवाओ या ना करवाओ, पैसे पे करते हो, तो नया प्रोजेक्ट शुरू होने की वजह से आपकी नई कॉस्ट नहीं आएगी, वो पुरानी लेबर ही काम आ जाएगी। बट अगर उनके पास नहीं है और हमारे पास और भी सोर्स नहीं है, तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि क्या भाई ओवर टाइम काम कर लोगे? मतलब ओवर टाइम काम को कैसे पूछते हैं कि अगर वो ओवर टाइम कर लें, तो मतलब वो पिछला काम भी करें अपना, हम उन्हें एक्स्ट्रा पे कर देंगे, ओवर टाइम काम कर लें। तो हम कहते हैं जी यस तैयार है करने के लिए, नो नहीं तैयार। अगर वो करने के लिए तैयार है तो ठीक है, जो हम उन्हें ओवर टाइम पे करेंगे वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, पिछली कॉस्ट नहीं, क्योंकि वो तो पे करनी है। तो आपने ओवर टाइम जो पे करेंगे वो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी, मतलब जितना भी पे करेंगे उसको ओवर टाइम का। वो कहते हैं जी ओवर टाइम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमने जिस काम पे वो लगे हुए हैं उस काम को रोक के अपने काम पे लेकर अगर आए, तो फिर कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी, तो फिर वो होगा कंट्रीब्यूशन लॉस। कंट्रीब्यूशन लॉस ये है आपकी फिक्स या परमानेंट लेबर के बारे में। पहली बात, क्या उसके पास टाइम है, स्पेयर कैपेसिटी है, आंसर इज यस, तो कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगी, नील है एडिशनल कॉस्ट। नहीं जी ओवर टाइम नहीं, नहीं जी एडिशनल टाइम नहीं है, तो क्या वो ओवर टाइम कर देंगे हमें काम? अगर वो ओवर टाइम कर देते हैं तो जो ओवर टाइम पेमेंट करेंगे हम, जितनी भी पेमेंट करेंगे वो रेलिवेंट हो जाए। और अगर वो ओवर टाइम भी नहीं करते, तो फिर हम कहेंगे भाई अगर हम वो प्रोजेक्ट बंद करके अपना काम करते हैं, तो क्या चीज का नुकसान होगा, वहां से आने वाला कंट्रीब्यूशन अब नहीं मिलेगा। ओके की बात, ये तो था किसके लिए, परमानेंट के लिए। अब आ जाए जरा वेरिएबल के लिए। वेरिएबल के लिए सबसे पहले हमने यही देखना होता है कि भाई साहब बताएं, जो हमारे पास टेम्परेरी बेस पे काम कर रहे हैं, क्या वो लोग अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, नए लोग लिए जा सकते हैं? कुछ तो हो सकता है कर रहे हो, हम उन्हें दिहाड़ी दे रहे हैं, वो जितनी दिहाड़ी काम करते हैं, जितने यूनिट बनाते हैं, हम उतना ही पे करते हैं। अब अगर हम सपोज दैट अवेलेबल हैं, वेरिएबल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, अवेलेबल, आंसर इज यस। अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, उससे काम करवा लेते हैं। कॉस्ट ऑफ हायरिंग जो उनको पैसा देंगे वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी। कह देंगे नहीं अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, नो, तो फिर वही बात, क्या वो एडिशनल टाइम काम कर लेंगे? अगर वो एडिशनल टाइम काम करते हैं तो फिर अगला सवाल क्या होता है, क्या उनके पास ओवर टाइम काम करने के लिए है? मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, फिर वही बात, आंसर इज यस। तो फिर नॉर्मल पे, मतलब वही बात हम लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ हायरिंग लिख दें, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस ओवर टाइम। और अगर आपके पास ओवर टाइम नहीं है, नो, ओवर टाइम भी काम नहीं करते, मार्केट में भी नहीं है, लेकिन हमारे पास टेम्परेरी बेस पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप, वहां से उठाएंगे। अपने प्रोजेक्ट के लिए अगर लेकर आते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, वो कॉस्ट ऑफ हायरिंग भी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग भी पड़ेगी प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस भी पड़ेगा। तो ये जनाब आपके पास है लेबर की कहानी। देख लें जी,
लेबर अगर फिक्स्ड है और अगर स्पेयर कैपेसिटी भी है तो नील, अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो क्या ओवरटाइम है। अब दोबारा यहां पर एक बड़ी गौर से बात सुनिए कि अगर आपके पास लेबर या मटेरियल की एक से ज्यादा ऑप्शन गिवन है, दोबारा सुने, अगर मटेरियल या लेबर या किसी भी रेलिवेंट कॉस्ट की एक से ज्यादा ऑप्शन गिवन है तो आपने उनमें से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल। ओके, तो जनाब ये लेबर की कहानी अगर आपने ये बात लिखनी है तो लिख लें कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो तो सारी ऑप्शन की कॉस्ट देखकर जो सबसे हमें मिनिमम कॉस्ट पड़ रही होगी वो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ओके की बात। चलें जनाब, लेबर के बाद आगे चलते हैं ओवरहेड के ऊपर। फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड आपको पता है दो टाइप, एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। जो फिक्स्ड होते हैं वो होते हैं इररेलेवेंट, जो फिक्स होते हैं वो इररेलेवेंट, और जो वेरिएबल होते हैं, सॉरी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट वो रेलिवेंट होता है। गॉट इट। उसके बाद जो वेरिएबल ओवरहेड है वो सारे के सारे रेलिवेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे नॉन प्रोडक्शन हो। जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो सारे के सारे रेलिवेंट होते हैं, ऑल आर रेलिवेंट। फिक्स्ड सिर्फ एडिशनल रेलिवेंट होते हैं और वेरिएबल सारे के सारे रेलिवेंट होते हैं। इसके अलावा बाकी चीजें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी कभी वो हमसे कहेगा जनाब एक मशीन लीज पे ली है तो बताओ वो कितनी एक रेलिवेंट है, एक मशीन किराए पे ली है वो कितनी रेलिवेंट है, कोई बिल्डिंग किराए पे ली है, कोई मशीन नई खरीदी है, ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डील करेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है और वो कैश फ्लो भी है और फ्यूचर कैश फ्लो भी है तो वो हमारे लिए रेलिवेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, चलिए जी, आज फिर जरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ए, द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर 200 आवर्स ऑफ वर्क इन डिपार्टमेंट ए। कहता है जनाब आपको 200 घंटे चाहिए डिपार्टमेंट ए के, मतलब 200 घंटे डिपार्टमेंट ए की लेबर चाहिए आपको। वेयर द वर्क फोर्स इज पेड ₹16 फॉर फिक्स्ड 40 आवर्स पर वीक। कहते एक हफ्ते के 40 घंटों के आप ₹16 पर आवर के हिसाब से फिक्स पे करते ही करते हो। देयर इज करंटली स्पेयर लेबर कैपेसिटी इन डिपार्टमेंट। कहता स्पेयर कैपेसिटी है, फारिग बैठे हुए लोग, एंड देयर आर नो प्लान टू रिड्यूस द साइज ऑफ वर्कफोर्स, और ना ही कोई प्लान है कि उनको निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, डिपार्टमेंट ए के स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, उन लोगों से काम करवा लेंगे, उनकी पेमेंट पहले फिक्स पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए फिर इस प्रोजेक्ट के लिए ये कॉस्ट कितनी रेलिवेंट हुई डिपार्टमेंट ए की। डिपार्टमेंट ए नील, उसकी वजह क्योंकि आपके पास स्पेयर कैपेसिटी और फिक्स्ड लेबर है। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब ही यही है कि एडिशनल लोग अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट बी, कहता है डिपार्टमेंट बी के अंदर ना आपको 100 घंटा चाहिए डिपार्टमेंट 2 का। वेयर द वर्क फोर्स इज पेड ₹24, ये नहीं लिखा हुआ कि फिक्स्ड है, वो कहता है 24 रुपए हम पे करते हैं नॉर्मल। दिस डिपार्टमेंट इज करंटली एट फुल कैपेसिटी, फुल टाइम लोग काम कर रहे हैं। कहते द कंपनी कुड आस्क द वर्क फोर्स टू डू ओवर टाइम वर्क पेड एट द नॉर्मल रेट प्लस 50%। कहता है भाई हम आपको नॉर्मल भी पे करेंगे और 50% एक्स्ट्रा भी पे करेंगे।
Alternatively, the workforce could be diverted from other work. Their earn is contribution 8 rupees per hour. ये मसले वाला सवाल है। डिपार्टमेंट 2 के अंदर ना वहां पर फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई ओवर टाइम कर लो। डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी, अब उन्होंने कहा दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ऐसा है कि उन्हीं को ही काम करवा लें, नॉर्मल भी पे करें प्लस 50% ऑफ नॉर्मल भी पे करें, इतना ही है ना, 24 रुपए पे करें ना, हाँ जी 24 रुपए भी पे करें और 50% भी पे करें तो 36 पे करें, या दूसरे प्रोजेक्ट से जहां पर वो कंट्रीब्यूशन 8 रुपए कमा रहा था वहां से डाइवर्ट कर लें। जब वो कहता है ना कि आपके पास ओवर टाइम नहीं कर सकता, लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन दे दे तो आप दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन, जितनी भी ऑप्शन गिवन हो सबको अप्लाई करके देखा। और यहां पर देखें, आए जरा, कि जब आपके पास एडिशनल टाइम अवेलेबल ना हो तो क्या करते हैं, और ओवर टाइम भी नहीं अगर करवाना तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन। फिर आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स्ड है या ये वेरिएबल है? मेरे भाई फिक्स के बारे में वो लफ्ज बोलेगा एग्जिस्टिंग, फिक्स्ड, एलोकेटेड, अब्सॉर्ब्ड, अप्लाइड, इस तरह के अल्फाज बोलेगा, नहीं तो वो वेरिएबल ही कंसीडर करना है। दूसरा आ गया जनाब, या तो वो कहता है 24 तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग पे करनी है, कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है, 8 रुपए, तो ₹8, कितना आ गया 32। अब हम इन दोनों में से जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी वो हम ले लेंगे, तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है 32, तो हम 32 ले लेंगे। कितने घंटे चाहिए 100 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू 32। ये हमारा डिपार्टमेंट बी हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट सी के बारे में वो कहता है कि जनाब आपको 300 घंटे चाहिए डिपार्टमेंट सी के, वेयर द वर्क फोर्स इज पेड ₹24, लेबर इन डिपार्टमेंट सी इन शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई का मतलब है कोई नहीं अवेलेबल, शॉर्ट सप्लाई का मतलब क्या है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एंड ऑल द अवेलेबल टाइम इज करंटली स्पेंट मेकिंग द प्रोडक्ट जी, कहता है सारे लोग जी प्रोडक्ट बना रहे हैं, विच अर्न द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। यहां पर भी एक मजे की बात है, वो ये कि यहां पर आपके पास जी का कंट्रीब्यूशन आ गया, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, हमें तो नंबर ऑफ आवर्स का रेट चाहिए ना कि पर यूनिट का रेट चाहिए। तो यहां पर उसने बताया हुआ है कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए, तो ये जो 20 है ना, अगर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है ना तो 2 घंटों का भी यही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो क्या करेंगे, अगर पर आवर आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा तो क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपए। कहता है जनाब डिपार्टमेंट सी के लोग फुली एम्प्लॉयड है, कोई बंदा फारिग नहीं बैठा, ना उसने कोई ओवर टाइम का काम बताया, तो फिर क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग 24 रुपए और ये 10 रुपए, तो कितनी होगी अमाउंट 34 रुपए। तो डिपार्टमेंट सी के कितने घंटे चाहिए 300 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 34, कितना आंसर आ गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 34, 10,200। खत्म हो गया जनाब क्वेश्चन। अगर आपने टोटल फाइंड करना है तो 10,000 में 3200 ऐड कर दो, तो ये है लेबर की टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना कंबाइन, उसमें मटेरियल का डाटा होगा, लेबर का डाटा होगा, ओवरहेड का डाटा होगा, आपने फिर उनमें से लेबर को अलग, मटेरियल को अलग, एंड पे सबका टोटल कर। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें तो कुछ इस तरह से है। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं ताकि ना क्वेश्चन करते वक्त परेशानी कम हो। कभी कभी वो हमसे ये कहेगा कि आपके पास ना डिपार्टमेंट ए के अंदर लोग हैं, अवेलेबल हैं, और ये डिपार्टमेंट बी के अंदर काम कर रहे हैं किसी भी वजह से। डिपार्टमेंट ए के लोग डिपार्टमेंट बी में काम कर रहे हैं, या स्किल्ड लोग अनस्किल्ड लोगों का काम कर रहे हैं। फर्क बैठे होते तो आज ये कर देते हैं काम। तो अगर हमें आज डिपार्टमेंट ए के लोग चाहिए तो इसका मतलब ये ना कहें कि वो इधर एंगेज रहे उधर से, वो है ही इसके, तो इसके लिए न्यू हायर करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ए के डिपार्टमेंट बी से वापस बुला लेते हैं कि वो हम कहेंगे भी अवेलेबल हैं। ये नहीं कहना कि वो बी में चले गए हैं तो अब ए में अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं हो। आए जी क्वेश्चन पे आए जरा। लिखा हुआ कि आपको ना स्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड भी चाहिए और अनस्किल्ड भी चाहिए। कहते हैं पहले 6 महीने हमें चाहिए 1350 घंटे और अगले 6 महीने चाहिए 1276 घंटे। पहले 6 महीनों का रेट है 25 रुपए और अगले 6 महीनों का रेट है नॉर्मल 28 रुपए, 28.75। फिर कहते हैं सेमी स्किल्ड जो लोग हैं वो 1400 घंटे हमें पहले और 1225 बाद में, रेट है 17 और 19। फिर कहते हैं अनस्किल्ड 1225 और 1400 और रेट है 15 रुपए 16। कहते हैं इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी शॉर्ट स्किल्ड लेबर इन द फर्स्ट 6 मंथ। कहता है पहले 6 महीने ना स्किल्ड लेबर शॉर्ट है, therefore for the purpose of contract skilled labor will have to be diverted from the other work which contribution is 7.5। कहता है पहले 6 महीने ना हमारे जो स्किल्ड लेबर है वो शॉर्ट है, और अगर हम उस जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अगर वहां से डाइवर्ट करते हैं तो 7.5 रुपीज कंट्रीब्यूशन लॉस है, क्योंकि वो इतना कंट्रीब्यूशन कमा रहे। तो जब भी किसी और जगह से लेबर वापस बुलाते हैं तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, अगर वेरिएबल हो तो, और अगर फिक्स्ड हो तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस। वेरिएबल हो तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, अगर फिक्स हो तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस। फिर वो कहते हैं नेट इन सब्सिक्वेंट 6 मंथ, अगले 6 महीने द सफिशिएंट स्किल्ड लेबर विल बी अवेलेबल। कहता है बंदे फारिग बैठे वेले हैं, द स्किल्ड लेबर इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्कलोड। कहते हैं उससे काम करवाओ या ना करवाओ उनको पे करना ही करना है अगले 6 महीनों में। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या बन गया, इररेलेवेंट। पहले 6 महीने स्किल्ड लेबर के रेलिवेंट, अगले 6 महीने इररेलेवेंट। तो लिख लेते हैं जनाब स्किल्ड लेबर। हाँ जी मेरे भाई, क्या होगा, 1350 का रेट क्या है, पहले 6 महीने में 25 रुपए, 1350 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस था 7.5, ये देखें। और अगले 6 महीने की अगर हम बात करें कितने घंटे चाहिए, वैसे तो 1276, लेकिन कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगी। तो हमारे पास स्किल्ड लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट आ गई 1350 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 7.50, 43875। ओके होगी बात। अब आगे चलते हैं। कहता सेमी स्किल्ड के बारे में भी सुनिए। कहता द फर्म करंटली हैज सरप्लस ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर पेड एट फुल रेट बट डूइंग अनस्किल्ड वर्क। कहता है सेमी स्किल्ड लोग फुल अवेलेबल हैं, पे भी फुल कर रहे हैं चाहे वो काम करें या ना करें, लेकिन काम वो कौन से कर रहे हैं, अनस्किल्ड वाले। इसका मतलब है हम नए प्रोजेक्ट में हमें सेमी स्किल्ड पर्सन चाहिए तो भाई यही सेमी स्किल्ड पर्सन आपने ले आने, और वो है भी फिक्स्ड और हमें कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा। जितने भी घंटे आपने काम करवाना है ना वो तो अवेलेबल है, बल्कि इवन के किसी और डिपार्टमेंट में बैठे काम कर रहे हैं।
तो हम अपने डिपार्टमेंट में देखेंगे वो फुल कैपेसिटी पर भी हैं और प्लस उसके उनके पास मतलब वो फिक्स पे कर रहे हैं, चाहे वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। फिर सेमी स्किल्ड और जो अनस्किल्ड है फिर वो बाहर से हायर करेंगे अनस्किल्ड लेबर। जाहिर सी बात है, हमने सेमी स्किल्ड वाले तो वापस बुला लेने हैं, तो फिर अनस्किल्ड काम के लिए जितने घंटे चाहिए मार्केट रेट के ऊपर उतने आ जाएंगे। 1225 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1225 मल्टीप्लाई बाय 15 और 1400 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें जी, 1225 मल्टीप्लाई बाय 15 18,375, 1400 मल्टीप्लाइड बाय 16 22,400। लो मेरे भाई, ये इसको प्लस कर लेना। सेमी स्किल्ड क्योंकि फुल कैपेसिटी में अवेलेबल है और फुल पे भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो नील है। डन होगी बात, आगे चलते हैं। हाँ जी, लेबर का सेपरेट ये लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारे मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, ठीक होगी। और फिर मिक्स क्वेश्चन तो आपके पता है उसके अंदर लेबर भी होगा, उसके अंदर मटेरियल भी होगा, उसके अंदर फिर ओवरहेड। तो मिक्स के 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बल्कि 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, फिर आगे 4 क्वेश्चन आप करोगे, फिर 2 मैं करवाऊंगा, 4 आप करोगे, ठीक है। चैलेंज, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर कंसिडरेशन, क्वेश्चन नंबर 6 है, which would require 1400 आवर्स। मैं तो कहता हूं आप ऐसा करो कि इसका ना वीडियो स्टॉप करके ना पहले ये हल करो, फिर उसका जवाब मैच कर ले, ठीक है। देयर इज स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 500, कहते हैं 500 घंटे तो स्पेयर है, 1400 घंटे चाहिए, 500 घंटे पड़े हुए हैं। ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट बाय द कस्टमर, द अदर टाइम वुड हैव टू फाउंड बाय आस्किंग एम्प्लॉय टू वर्क इन द इवनिंग एंड वीकेंड्स, which would paid 50% of the above normal rate at the rate of ₹50। कहता है अगर हमारे पास उनसे कहते हैं कि भाई जो 900 घंटे हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना, कि आप काम करके दे दो हमें, किसके रेट के ऊपर, which would be paid 50% above the normal rate of ₹50, मतलब 15 रुपए भी पे करेंगे प्लस 7.5 भी पे करेंगे, तो टोटल कितना पे करेंगे 22.5 पर आवर्स के हिसाब से। फिर वो कहता है अल्टरनेटिवली, ये दूसरी ऑप्शन दे रहा है, एडिशनल लेबर could be found by switching from other work which earn a contribution ₹5। अब उसको फिर क्या करना पड़ेगा, कहता है या तो ऐसा करो कि उनको ओवर टाइम पे कर दो, तो वो बनेगा 22.5, या वो कहता है कि 15 रुपए तो उसको देना ही देना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ हायरिंग, तो आप उसका कंट्रीब्यूशन लॉस खत्म कर दो। मतलब वो किसी और प्रोजेक्ट में बैठा है ना, तो उस प्रोजेक्ट से उठाकर अपने पास काम करवा लो, तो कितने पैसे लगेंगे, 5 रुपए कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, तो फिर कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, तो यहां पर कॉस्ट कितनी पड़ेगी 20 रुपए, और यहां पर कितनी पड़ रही है 22.5। तो कौन सा लेंगे 900 घंटे के लिए, 20 से 22.5, जो बेनिफिशियल है। हायर ऑफ ना कहना हर दफा, वो उसके अंदर था, स्क्रैप वैल्यू के अंदर था, मटेरियल के अंदर था, इसमें हमें जो कम कॉस्ट पड़ेगी लेबर की वो लेंगे। तो जनाब इसके लिए हम क्या करेंगे, 500 घंटे की कॉस्ट तो नील है, 900 घंटे की कॉस्ट हमें पड़ेगी 20 के हिसाब से 1800, ये आपकी रेलिवेंट कॉस्ट। ओके जी, तो ये हमारा जनाब लेबर था, और अब थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, फिर उसके बाद अगला लेक्चर सुने, क्योंकि अगले लेक्चर में मैंने आपको ना कुछ कंबाइंड क्वेश्चन 2-3 करवा दूं, फिर उसके बाद आपने खुद कर, ठीक है जनाब।